अरावली पर्वत पर बसे गोपेश्वर महादेव जहां दुर्गम रास्ते से होकर सावन में भक्त पहुंच रहे हैं, महादेव का जल अभिषेक कर रहे हैं। कल सावन का दूसरा सोमवार है, ऐसे में शिव आराधना के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, लेकिन मंदिर फॉरेस्ट रेंज में होने के चलते सरकारी सुविधा से वंचित है और ऐसे में भक्त मंदिर के जीर्णोद्धार और निर्माण कार्य में अपना अनूठा सहयोग दे रहे हैं। ऊंचे पर्वत पर डमरू वाले का डेरा, पारिवारिक सुख धन वैभव का बसेरा, भरते हैं भंडार करते हैं उद्धार, महादेव का ध्यान हर समस्या का समाधान। दुर्गम रास्ते, परवान पर आस्था। वैसे तो भगवान शिव को शांति प्रिय देवता माना जाता है, वो जिन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं और शायद इसी वजह से वो एकांत पसंद करते हैं। तभी तो उन्होंने अपना धाम भी समुद्र तल से हजारों फीट ऊंचाई पर बसाया। घने जंगलों, बर्फीली चोटियों या फिर दुर्गम पहाड़ियों में, लेकिन उनके भक्त भी कम जिद्दी नहीं हैं। चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, शिव भक्त हर मुश्किल को पार कर भोलेनाथ तक पहुंच ही जाते हैं। श्रावण मास में तो ये आस्था और भी परवान चढ़ जाती है। कहीं कांवड़ यात्रा, कहीं अमरनाथ की यात्रा, कहीं पर्वतों पर चढ़ाई, हर जगह शिव के नाम का जयकारा। आखिर क्यों भोलेनाथ का कोई विकल्प नहीं है? क्योंकि शिव केवल देवता नहीं, वो आस्था है, विश्वास है और जीवन के हर संकट में एक सहारा है। इसीलिए हर भक्त उनसे सीधे जुड़ जाता है। ये तस्वीरें गोपेश्वर महादेव मंदिर की है। ये वो शिवालय है जो दुर्गम यात्राओं को श्रद्धा के आगे झुका देता है। मंदिर समुद्र तल से 2300 फीट ऊंचाई पर है। यहाँ पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर के दुर्गम रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, फिर 200 मीटर ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जिसके बाद श्रद्धालु गोपेश्वर महादेव मंदिर पहुंचते हैं। बावजूद इसके यहाँ सावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। यहाँ पर आज सुबह से हम देख रहे हैं कि सावन मास के अंदर लोगों का तांता लगा हुआ है। वहीं श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और महादेव का जलाभिषेक करते हैं। ये इसके साथ ही एक चीज और है कि यहाँ पर आने का रास्ता है वो बहुत ही दुर्गम है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो इस मंदिर निर्माण में जो आप ये टाइल्स देख रहे हैं और ये जितना भी मंदिर का निर्माण किया गया है वो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, वो एक एक करके जो अपने हाथों में ये टाइल्स और यहाँ पर जो बजरी और रेती और कंक्रीट है वो अपने साथ यहाँ पर लेकर आते हैं। अगर मंदिर के इतिहास की बात करें तो मंदिर करीब 600 साल पुराना है, जिसका विक्रम सावन 2020 में जीर्णोद्धार किया गया। खास बात यह है कि शिवालय में शिवलिंग प्रतिमा के रूप में स्थापित है। संगमरमर की 2.5 फीट ऊंची प्रतिमा में बीचों बीच छोटा सा शिवलिंग है। इसकी जलहरी में मां पार्वती की प्रतिमा है। बाईं ओर भगवान गणेश की प्रतिमा गढ़ी गई है। इस मंदिर पर एक श्रद्धालु भंवरलाल शर्मा सावन का पूरा एक माह बिताते हैं। वो इस मंदिर की कहानी भी बताते हैं। ये धकेतु का स्थान है
यहाँ 2 डकैत थे, हरियाउल और जालम सिंह। हरियाउल डकैत के जो कल्याणी लड़की थी, उन्होंने यहाँ स्थापना की। तब से इस मंदिर में निरंतर साधुओं ने तपस्या की और तपस्या के बाद में धीरे धीरे इसका विकास होता रहा। और ये उसके बाद धीरे धीरे जो मतलब कल्याण देवी, वो जालम सिंह जी खत्म हो गए और ये हरियाउल जी खत्म हो गए, तो उस लड़की ने तपस्या करके इस स्थान का धीरे विकास किया। जबकि इस मंदिर में जीएसटी डिपार्टमेंट के इंटेलिजेंस ऑफिसर सीताराम बताते हैं कि वो पिछले 10 साल से यहाँ हर सावन के महीने में आते हैं। उनका मानना है कि यहाँ मांगी गई मन्नत पूरी होती है। यहाँ पिछले 10 वर्षों से भगवान महादेव के दर्शनों के लिए आता हूँ और यहाँ पर हजारों श्रद्धालु सावन मास में आते हैं। महाशिवरात्रि पर भी हजारों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। और ऐसी मान्यता है जो हमारे साथ भी वास्तविक घटित हुई है कि यहाँ पर आने वाले हर एक श्रद्धालु की हर एक प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है और नियमित तौर पर यहाँ पर बहुत श्रद्धालु आते हैं। कुचामन शहर और आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर के जीर्णोद्धार और निर्माण कार्य में अपना अनूठा सहयोग देते हैं। पहाड़ी पर पहुंचने के दौरान श्रद्धालु अपने साथ नीचे से बजरी टाइल्स लेकर ऊपर पहाड़ी तक पहुंचते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए पक्का रास्ता नहीं होने के चलते भामाशाह और मंदिर निर्माण में सहयोग करने वाले लोग सामान को पहाड़ी के नीचे रखवा देते हैं, जिसके बाद यहाँ आने वाले श्रद्धालु उस सामान को ऊपर पहाड़ी पर मंदिर तक ले जाकर मंदिर निर्माण में अपना श्रमदान करते हैं। जबकि शिवरात्रि के दिन इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी दर्शन के लिए आते हैं। नागौर से प्रकाश तंवर की रिपोर्ट। आगरा में पकड़े गए धर्मांतरण गिरोह की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच पड़ताल में सामने आया है कि ये गैंग लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था, जो आईएसआईएस के पैटर्न पर काम कर रहा था। विदेशों से मिलने वाली फंडिंग के जरिए भारत में लव जिहाद और ब्रेन वॉश कर लड़कियों को कट्टरता की ओर धकेलता था। खास बात यह है कि इस गिरोह के तार अमेरिका, कनाडा जैसे देशों तक फैले हुए हैं। इसके साथ ही गैंग का संबंध पीएफआई और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से भी सामने आ रहा है। छांगुर सिंडिकेट जैसा एक और खुलासा। फिल्मी अंदाज में सगी बहनों का धर्मांतरण। आगरा की लड़कियां कोलकाता से बरामद। छांगुर सिंडिकेट का धर्मांतरण जाल कई राज्यों तक फैला है। यूपी के भी कई शहरों में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब ऐसे ही एक नए गैंग का खुलासा हुआ है। आगरा में फिल्मी तर्ज पर 2 सगी बहनों का धर्मांतरण कराया गया। 7 राज्यों में दबिश देकर पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है। इनसे पूछताछ की जा रही है। आगरा की 2 सगी बहनों को गैंग के चंगुल से रेस्क्यू कराया गया। पुलिस ने कोलकाता से दोनों बहनों को सकुशल रेस्क्यू किया है। अब इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं, एसटीएफ और एटीएस, उनको भी शामिल किया गया है। आगरा केस से जुड़े धर्मांतरण गैंग के सदस्य पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को निशाना बनाते थे। धर्मांतरण करवाने के बाद ऐसे लोगों को गैंग का सदस्य बनाया जाता था।
साल 2021 में बड़ी बहन का धर्मांतरण कराया गया था। आगरा में घर वापस आकर बड़ी बहन ने छोटी बहन का ब्रेन वॉश किया और फिर मार्च 2025 में दोनों बहनें घर से लापता हो गईं। पुलिस ने सदर थाने में अपहरण का केस दर्ज कर छानबीन की और सनसनीखेज खुलासा किया। कई प्रदेश में कम से कम 6 प्रदेश ऐसे थे जहां पर जो लोग बैठे हुए थे वहां पर ये लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, लव जिहाद में संलिप्त थे और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है। जैसा सर ने बताया, कनाडा से, यूएस से इनकी फंडिंग हो रही थी। इस पूरे ऑपरेशन के क्रम में हम लोगों ने 10 अभियुक्तों को अरेस्ट किया, उनको गिरफ्तार किया। इस नेटवर्क में लव जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और जल्द ही उनसे जुड़ी जानकारी साझा कर सकती है। आगरा की दोनों बहनों को सकुशल गैंग के चंगुल से छुड़ा लिया गया है। धर्मांतरण से जुड़े एक और गैंग का खुलासा होने के बाद गंभीरता से मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द और परतें खुल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। प्रदेश में बादल जमकर बरस रहे हैं। मानसून की मार से तबाही और सैलाब की तस्वीरें सामने आई हैं। कई जिलों में भारी बारिश का दौर थम गया है, लेकिन बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम ने बर्बादी के मंजर की तस्वीरें कैमरे में कैद की हैं। देखिए ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। भारी बारिश पर कुछ दिनों का ब्रेक, तबाही के निशान, चारों तरफ सैलाब, डूब गई कॉलोनियां, ढाणियों में जल भराव। मानसून की मार ने मरुधरा के कई जिलों और संभागों को सैलाब में डुबो दिया। आफत की बारिश पर थोड़ा ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन पिछले दिनों हुई बेहिसाब बारिश से अजमेर से लेकर जोधपुर और कोटा, बूंदी डूबे डूबे नजर आए। हालात ये थे कि जहां तक आपकी नजर जाएगी सैलाबी मंजर ही दिखाई देगा। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम हालात का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरी। सैलाबी तबाही की तस्वीरों को कैमरे में कैद किया। बादलों ने प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही अजमेर में मचाई, जहां शहर की 10 से ज्यादा कॉलोनियां बारिश के पानी में डूब गईं। झूमकर बरसे बादलों ने रविवार को थोड़ा ब्रेक जरूर लिया, लेकिन उससे पहले तबाही के वो निशान छोड़ दिए जिससे 50 साल पहले की तस्वीरें ताजा कर दी। 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोगों को राहत सामग्री बांटी गई। अराई इलाके के डोहरिया गांव में भारी बारिश से एक पक्का मकान धाराशायी हो गया। गनीमत ये रही जिस वक्त ये हादसा हुआ घर में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। उधर बारा में पार्वती नदी का रौद्र रूप देखने को मिला, जब 2 ट्रैक्टर और एक ट्रॉली पानी के तेज बहाव में बह गए। जेसीबी मशीन पानी में फंसे ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश में थी, लेकिन पानी के तेज बहाव ने ट्रैक्टर को अपने आगोश में ले लिया। गनीमत ये रही कि ट्रैक्टर ड्राइवर ने वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। जोधपुर में पानी के आवेग में एक बाइक सवार तो बच गया, लेकिन उसकी बाइक सैलाब के साथ बह गई। बाइक सवार ने पहले तो बाइक को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रही। वक्त रहते बाइक सवार ने पास में खड़ी कार को पकड़कर अपनी जान बचाई। बूंदी की सड़कों और गलियों में पानी अभी भी भरा हुआ है। दुगारी कस्बे में हालात इतने बिगड़े हैं कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है। प्रसूता को जेसीबी की मदद से एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया और नैनवा अस्पताल में भर्ती कराया गया। जयपुर के दूदू में बाडोलाव बांध की पाल टूट गई। इससे निकला पानी आसपास के खेतों, निचले इलाकों में घुस गया। पीर खां की ढाणी और हेपतिया की ढाणी जलमग्न हो गई। मुख्य मार्गों पर भी पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। कल भी यहाँ पर 100 कट्टे डाल के गए, इससे पानी रुका नहीं है और सिंचाई विभाग के आदमी भी अभी आके गए हैं, लेकिन अभी तक भी ये काम अभी हुआ नहीं है पूरा। इससे हमारे को आने जाने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। जयपुर में हुई बारिश से कानोता बांध पर पिछले 24 घंटे से लगातार पानी की चादर चल रही है। कानोता डैम पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। पिकनिक मनाने आ रहे लोगों को संवेदनशील इलाकों में जाने पर रोका जा रहा है। भरतपुर में पांचना बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी से
गंभीर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। उपखंड अधिकारी और डिप्टी एसपी कृष्ण राज जांगिड़ ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ गंभीर नदी के निचले इलाकों का निरीक्षण किया। गंभीर नदी है, ये चहलगांव से रास्ता जाता है उधर, किस तरह से नदी उफान पर है और ऐसे में कोई भी घटना यहाँ पर घट सकती है। तो ऐसे में खुद अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, निरीक्षण कर रहे हैं, बैरिकेडिंग के निर्देश दिए हैं। उपखंड अधिकारी दीपक जी हमारे साथ मौजूद है। किस तरह के निर्देश आपके द्वारा दिए जा रहे हैं? 5वें बांध से पानी छोड़ने के कारण गंभीर नदी में अभी पानी का फ्लो ज़्यादा है। तो इसकी वजह से इस नदी पर जो विभिन्न गाँवों की सड़कें हैं उसमें पुलियाओं के ऊपर पानी चल रहा है। तो हमने विभिन्न विभागों के लिए निर्देश दिए हैं कि दोनों तरफ तो बोर्ड लगवाए जाए और बैरिकेडिंग कराई जाए। इसके अलावा जहाँ यथासंभव हो वहाँ पुलिस आपका डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि पब्लिक नहीं जाए। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक भारी बारिश से राहत की संभावना जताई है, लेकिन लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। उधर प्रशासन ने भी लोगों से नदी, नालों और बांधों से दूर रहने की हिदायत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जोधपुर से जहां पर निजी होटल में पुलिस ने रेड मारी है और कई युवक युवतियों को अरेस्ट किया गया है। पंजाब की लड़कियां बताई जा रही हैं। महामंदिर थाना पुलिस ने ये एक्शन लिया है। लाल मैदान क्षेत्र के पास ये होटल जहां पर ये रेड मारी गई, छापेमारी की गई। न्यूज़ 18 राजस्थान अपने दर्शकों के लिए ये वहां की तस्वीरें भी लेकर आया है। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, अब तक क्या कुछ सामने आया इस रेड में? देखिए, एक लाल मैदान क्षेत्र में स्थित एक निजी होटल में जो है पुलिस द्वारा जो है छापेमारी की गई। इस दौरान जो है वहां पर कुछ संदिग्ध युवक और युवतियां थी जिन्हें दस्तयाब करके महामंदिर थाने लाया गया, जिनमें से पूछताछ करने के बाद कुछ युवक और युवतियों को छोड़ा गया है और कुछ से पूछताछ लगातार जारी है। बताया जा रहा है लड़कियां जो है वो पंजाब की है और युवक जो जोधपुर के हैं। अब इसमें क्या मामला है, इसको लेकर जो है संभवतः सुबह तक जो है पुलिस खुलासा करेगी, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां पर जो है संदिग्ध स्थिति को लेकर जो है ये छापेमारी की गई थी। हालांकि पुलिस इसमें कुछ भी बताने से गुरेज कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को जो है पूछताछ करने के बाद छोड़ा गया है, जबकि कुछ से पूछताछ अभी तक भी जारी है। जी, क्या होटल के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है? देखिए, ये एक रेस्टोरेंट था जिसमें बताया जा रहा है कि जो युवक जो अलग जगह जो है वो अपनी पार्टी कर रहे थे, लड़कियां अलग रूम में थी। तो फिलहाल इसको ठीक है चंद्रशेखर, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।